पहल कहने को छोटी भाभी और मेरा रिश्ता ननद भाभी का है, परंतु हम और उनकी होने की वजह से कुछ ही महीने में वो मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सखी बन गई। मैं अपने मन की हर बात बेझिझक उससे साझा कर लेती हूँ और वो भी मुझे अपने हृदय की बात बेदना बिना किसी संकोच के जाहिर करती है। पूरे घर पर खामोशी का बसेरा देख ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोई तूफान यहाँ से होकर गुजरा हो। वैसे तो छोटे भैया संजीव के इस दुनिया के जाने के पश्चात हर रोज किसी न किसी रूप में एक आंधे गाये बगाए चलती ही रहती है, जो हर किसी की ना किसी रूप में क्षतिग्रस्त करती हुई निकलती है। लेकिन इसका सबसे अधिक खामियाजा छोटी भाभी सुमन को उठाना पड़ता है, जो भैया के जाने के पश्चात पूरी तरह से कुमला सी गई है। उन्हें चेहरे पर तो उदासी ने जैसे अपना अस्थायी बासी बना लिया हो। जो दिखता है वो घर के सदस्य को किंतु देखना ही नहीं चाहता। दादी को तो ऐसा लगता जैसे छोटे भैया का इस दुनिया से अलविदा कहने में छोटी भाभी का ही दोष है। वैसे छोटी भाभी दादी के ही पसंद से इस घर में आई है। पूरी जन्म पत्री कुंडली में आने के बाद ही पंडित जी ने कहा था कि संजीव के लिए इससे अच्छी कन्या कोई हो ही नहीं सकती। दोनों को 36 के 36 गुण मिलते हैं। यह बहुत ही शुभ है, कन्या भाग्यशाली है। यह सुनते ही दादी ने फरमान जारी किया दिया था, अगर कोई लड़की संजीव की पत्नी और इस घर की बहू बनकर आएगी तो वो सुमन ही होगी। उस वक्त बड़े भैया और पापा ने दादी को कितना समझाया था कि संजीव अपने ही ऑफिस के एक सहकर्मी को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। यह सुनते ही उपरांत दादी अन्य जल त्याग धरने पर बैठ गई। वह संजीव की शादी किसी विजातीय लड़की से जीते जी नहीं होने देगी। यही उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो इधर डोली उठेगी और उधर अर्थी उठेगी। यही सुनकर संजीव के भैया दादी की जिद के आगे और घर की झूठी शान के खातिर अपने अरमान की बलि चढ़ाकर हार और सर झुकाकर चुपचाप सुमन भाभी के संग 7 फेरे ले लिए। संजीव भैया दादी और घर वालों को खुश करने के लिए सुमन भाभी के संग रिश्ते की डोर में बंध गए, परंतु ना वो अपना प्यार भुला पाए और ना ही सुमन भाभी को उनका अधिकार दे पाए। शायद यही गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए वो शराब का सहारा लेने लगे और एक दिन नशे में ड्राइव करते हुए शादी के 8 महीने के भीतर ही रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के काल में समा गए। और दादी सुमन भाभी को उनके परिवार पर सारा दोष कहकर मरने लगी कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। गलत पत्री और गलत जन्म कुंडली को देखकर घर के हर किसी के संजीव भैया के आकस्मिक मौत का दुख है, परंतु किसी को सुमन भाभी की चिंता नहीं। हर दिन किसी न किसी बहाने से कभी दादी कभी मम्मी तो कभी बड़े भाभी उन्हें संजीव भैया की मौत का उदाहरण देने की नहीं चुकती और बेचारी भाभी मौन रहकर सब ताने सुनती रहती। संजीव भैया वन विभाग के राज्य विभाग में कर्मचारी थे, इसीलिए भैया की मृत्यु के पश्चात सारे सरकारी रुपए पैसे छोटी भाभी को ही मिल गए। यही भी दादी को गवारा नहीं था। बेटा उनके घर का तो रुपये पैसा पराए घर के कमाई बहू को क्यों मिलना चाहिए। रोज रोज के कलह से तंग आकर भाभी ने सारा पैसे दादी के खाते में हस्ताक्षर कर दिया। इस पर उनका भी मन भर करती थी। अनुभवा नियुक्ति नौकरी भाभी के स्थान पर मुझे से छोटे भाई संजय को किसी तरह मिल जाए, क्योंकि वह इस घर के बेटा है और पिछले 2 सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत कर रहे हैं। पापा और बड़े भैया ने दादी को बहुत समझाया कि सरकारी नौकरी में अनुकमा नियुक्त केवल कर्मचारी की पत्नी या बच्चों को मिलता है, पर नहीं, उन्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है और ना ही समझना है। बस उन्हें जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हर बात में जीत पकड़ कर और जाना दादी की आदत में शुमार है। आज भी ऐसे ही कुछ बात होगी और भाभी ने खाना भी नहीं खाया होगा। यही सोचकर मैंने भाभी के लिए खाना परोस के उनके कमरे की ओर बढ़ी। मुझे खाना लेते जा देखकर माँ ने मुझे पर बरस पड़ी और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है उस महारानी के लिए खाना ले जाने की। तुम्हारी दादी ने सख्त मना किया है कि उसे भूखा प्यासा ही रहने दो। जब भूख लगेगी तो खुद ही लेकर खा लेगी। किसी को उसे खाना देने की ज़रूरत नहीं है। उसे खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। मैडम को नौकरी करना है, विधवा होकर सज सजवर कर घर से बाहर निकलना है। माँ के मुँह से यह सब सुन मुझे रहा नहीं गया और मैं ही माँ से वह सब कह गई जो कई महीने से मन में दबा बैठी थी। आप ही बेटी का घर से बाहर जाती है, नौकरी करती है। यह बात तो आप बड़े शान से सबको बताती है फिरती है। तब आपके खानदान की इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ता और आपकी बहू नौकरी करना चाहती है तो आपकी इज्जत घटती है। यह कैसी तुम्हारी मानसिकता है? यदि मैं इस घर
तरह भूखी प्यासी पड़ी रहती तो क्या, तब भी आप मुझे खाने को लिए नहीं पूछती। यह सब आखिर क्यों? वो जो आपके घर पर है वो खुद चलकर नहीं आई है, आप सब उसे बाजे गाजे के साथ ढोल नगाड़े पीटते हुए लेकर आए हैं। यह घर जितना दादी का है, आपका है, मेरा है, उतना ही छोटी भाभी का है। वो अब कुछ नहीं कहती। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप उस पर अन्याय करें, उनके लिए अधिकारों से वंचित कर दें। मेरा ऐसा कहने पर माँ चुप हो गई, क्योंकि वो भी यह जानती थी कि दादी गलत है और इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि माँ आज तक चाह कर भी कभी अपनी दादी के विरोध आवाज नहीं उठा पाई। जैसे ही मैंने कमरे में पहुंची, भाभी बिस्तर पर आधे मुंह लेटी सुबह रही थी। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, मेरा क्या दोष है? मैं क्या इस घर में नहीं रह सकती? मैं क्या नौकरी नहीं कर सकती? संजीव को इस नौकरी के अलावा मेरे पास आजीवन का कोई और साधन भी तो नहीं है, और दादी नौकरी करने के मना कर रही है। मैं अभी भाभी को शांत करती हूँ, बोली, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने भाभी से यह कह तो दिए, किंतु मैं स्वयं दुविधा में थी कि सब ठीक कैसे होगा, क्योंकि दादी के विरुद्ध ना माँ कुछ कह पाती, ना पापा और ना ही बड़े भैया। मेरे कुछ भी कहने पर अक्सर किसी पर होगा या नहीं, आज फिर वही होगा जो दादी का निर्णय होगा। मैं सोच ही रही थी कि छोटी भाभी के माता पिता आ गए। दादी ने उन्हें अपना फैसला सुनाने उन्हें बुलवाया था। मैं भी बैठक में आप पहुंची, जहां दोनों परिवार मिलकर छोटी भाभी के भविष्य का फैसला करने वाले थे। दादी ने बड़े गर्व से कहा, हमारे घर की बहू केवल घर संभालती है, नौकरी नहीं करती। आपकी बेटी नौकरी करना चाहती, इसलिए आप उसे अपने साथ ले जाइए। यह सुनते ही भाभी की माँ दोनों हाथ जोड़ती दादी को संबोधित करती हुई बोली, बेटी तो पराया धन होती है, और ब्याहता बेटी अपने मायके में नहीं ससुराल में शोभा देती है। आप जो चाहिएगा वही होगा। सुनकर सुमन नौकरी नहीं करेगी, यह सुनकर मैंने जैसे विरोध करना चाहा, माँ ने मुझे रोक दिया। वो स्वयं दृढ़तापूर्वक दादी से कहने लगी, माँ जी, पूरा परिवार आपका सम्मान करता है। मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका आदेश जरूरत है, किंतु जिस प्रकार आप इस घर की बहू थी, फिर भी इस घर की बहू बनी, वैसे ही सुमन भी इस घर की बहू है, और इस घर में उसका ही उतना ही अधिकार है जितना आपका और मेरा है। इसलिए सुमन इस घर में ही रहेगी। आप उससे सारे रुपए उसे लौटा दीजिए। वो संजीव की अमानत है, जिससे उसकी पत्नी का हक है। और रही बात नौकरी करने की, तो यह निर्णय आप और मैं या कोई और नहीं, उसे स्वयं लेने दीजिए। ये सुनकर मैं माँ से लिपट गई। माँ आज पहली बार दादी के समक्ष अपनी बात रख पाई। दादी ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। शायद माँ की यह छोटी सी पहल ने से दादी को भी बदलने का वक्त का एहसास हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।